ये है 1945 का जापान। मैक्सिमम सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर टू में बुरी तरह हारा, एटॉमिक बॉम्ब क्या क्या नहीं झेला। और ये है 2023 का जापान, दुनिया का टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस देश एंड वन ऑफ द सुपर पावर नेशंस। आज जापान के पास हर वो चीज़ है जो किसी नेशन के पास होनी चाहिए। सो हाउ डिड जापान ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दिस? क्या मेन फैक्टर्स रहे जापान की इस एवोल्यूशन के पीछे? क्या यूएस की कांस्टेंट हेल्प की वजह से जापान इतना एडवांस्ड बन पाया? जो भी है सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। जापान की डेवलपमेंट की शुरुआत एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही हो गई थी, तो उसकी कहानी जानने के लिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। बात है 1868 की, जब एम्परर मेजी पावर में आते हैं एंड सदियों से चली आ रही मिलिट्री रूल को एंड करते हैं। इस मिलिट्री रूल के पीरियड को शोगनेट एरा और ईडो एरा के नाम से भी जाना जाता है। इन शोगन्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों एक्चुअली जापान एंशियंट पीरियड से ही एक मोनार्की रहा है, यानी कि यहाँ रॉयल फैमिलीज रूल करती आई हैं। बट 1500-1600 से यहाँ पे शोगन्स का रूल स्टार्ट हो गया था, जो कि चलता है 1868 तक, जब एम्परर मेजी पावर में आते हैं। इन शोगन्स ने मोनार्की सिस्टम को काफी वीक कर दिया एंड उल्टा अपनी पावर्स इंक्रीज कर ली। इस शोगनेट पीरियड की शुरुआत हुई थी आफ्टर द बैटल ऑफ सेकीगारा, जब टोकुगावा ईएयसु नाम के एक शोगन पावर में आ जाते हैं। लगभग 200 साल जापान टोकुगावा के राज में रहा। इस ईडो एरा या शोगनेट ईरा के दौरान जापान में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों को क्लासेस के बेसिस पे डिवाइड करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर सबसे ऊपर थे शोगन्स, उसके नीचे दामियोज, फिर सामुराइज एंड सबसे बॉटम पे फार्मर्स। एंड इस टाइम पे जापान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक था। एक्चुअली सभी शोगन्स एक रूल फॉलो करते थे, सकुको प्रिंसिपल। इस सकुको प्रिंसिपल के चलते किसी भी फॉरेनर का जापान में आना बैन था एंड किसी जापानीज का भी बाहर जाना बैन था। एंड अगर कभी कोई इंसान इसे वायलेट करता तो बस उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। बट फिर 19th सेंचुरी में कई बदलाव देखने को मिले। जापान की इकोनॉमी के सामने कई चैलेंजेस आए, जिसको टोकुगावा की गवर्नमेंट बिल्कुल फेस नहीं कर पा रही थी। लिविंग कंडीशंस भी बहुत गिर गई थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच रिबेलियंस देखने को मिल रहे थे। अब ये तो बात रही जापान के इंटरनल मैटर्स की। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उस टाइम कोलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था, जब सब एक दूसरे पे कब्जा करने में बिजी थे। एंड ओपियम वॉर के बाद वेस्टर्न पावर्स का जापान में इंटरेस्ट बढ़ गया, बिकॉज उस टाइम ईस्टर्न एशिया की गुड्स काफ़ी डिमांड में थी, तो ऑब्वियसली जापान काफ़ी यूजफुल होता उनके लिए। एंड इसीलिए उन्होंने जापान को फॉरेनर्स के लिए फोर्सफुली ओपन करना चाहा। अगर याद हो तो उस टाइम तक सकुको प्रिंसिपल की वजह से फॉरेनर्स पे बैन था जापान में। एंड 1853 में यूएस, ब्रिटिश और रशिया जैसी पावर्स पहुंच जाती हैं जापान के पास अपनी गन बोट्स के साथ, एंड जापान के ऊपर ओपन फायर शुरू कर देती हैं। मतलब एक तरह से शोगन्स को फोर्स करती हैं कि वो जापान को ओपन करे फॉरेनर्स के लिए। एंड इसी सब प्रेशर की वजह से शोगन्स को जापान के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। बट देन वेस्टर्न पावर्स कई अनइक्वल ट्रीटी साइन कर लेती हैं जापान के साथ, जिसमें जापान का नुकसान होता है और वेस्टर्न पावर्स का फायदा। एंड शोगनेट्स कुछ नहीं कर पाते इसके अगेंस्ट, एंड ऑलरेडी परेशान जनता अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देन जापान के कुछ क्लैंस, नेमली सातुमा, चोशु, तोसा एंड सोया ने वॉर डिक्लेयर कर दी शोगन्स के खिलाफ। इसे नाम दिया गया बोशिन वॉर। शोगनेट्स ये वॉर बुरी तरह हार जाते हैं एंड एम्परर मेजी पावर में आते हैं। इस पूरे इवेंट को मेजी रेस्टोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड 1868 से शुरुआत होती है मेजी एरा की। एम्परर मेजी का रूल स्टार्ट हुआ 1868 में, बट खत्म हो गया 1912 में एम्परर मेजी की डेथ के साथ ही। बट इन कुछ सालों में ही आज के जापान की नींव रख दी गई थी। मेजी एरा के दौरान कई डेवलपमेंट्स हुई अराउंड पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। इसी दौरान सभी वेस्टर्न नेशन से ट्रेड के दरवाजे खोल दिए गए, जो कितनी सेंचुरी से बंद थे। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेटअप की गई एंड एम्परर मेजी को सारी पावर दे दी। बट समय के साथ जापान को समझ में आ गया था कि इकोनॉमी जितना ही इंपॉर्टेंट है जापान की मिलिट्री, एंड इसलिए उनकी गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आई, जिससे जापान की इकोनॉमी और मिलिट्री मजबूत हुई। इन्होंने देखा कि जापान उस टाइम पे पूरी तरह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, इसलिए मेजी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूरी कंट्री में रेलवे लाइन सेटअप की गई एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी को भी काफी फायदा हुआ। मेजी एरा के दौरान एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान दिया गया, कई रिफॉर्म्स लाए गए एजुकेशन के ऊपर। एंड इसका ही नतीजा था कि बाय द एंड ऑफ द मेजी रूल जापान का लिटरेसी रेट वाज मोर देन 80%, जो कि ईडो एरा के दौरान शायद 40% से भी कम था। और दोस्तों इतना ही नहीं, एम्परर मेजी के रूल के दौरान ही जापान इतना केपेबल था दैट इट कुड डिफीट चाइना एंड रशिया लाइक पावर्स इन द वॉर्स हेल्ड
इन 1895 एंड 1905। मतलब इस टाइम तक जापान वर्ल्ड का एक मेजर पावर बन चुका था। एम्परर मेजी के बाद आते हैं एम्परर ताइशो एंड शुरुआत होती है द ताइशो पीरियड की। इस दौरान जापान ने अपने एम्पायर को काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। पूरे पैसिफिक पे अच्छी पकड़ थी जापान की अब। बट वेस्ट वॉज नॉट सो हैप्पी विद ऑल दिस एंड ऐसे ही शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जितनी ग्रोथ जापान ने पिछले कुछ सालों में की थी वो सब चकनाचूर हो गई। अगस्त 1945 में यूएस 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराता है जापान के 2 शहरों पे एंड जिसकी वजह से बहुत लंबी लड़ाई के बाद जापान सरेंडर कर देता है। जापान ने चाइना, मंगोलिया और आसपास के जितने भी रीजन्स को जीता था उन सब को जापान से छीन लिया जाता है। अब जापान की ओवरऑल हालत बहुत बुरी थी क्योंकि वॉर के दौरान मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। जापान के कितने शहर तो एटम बॉम्ब की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए एंड बाकी शहर भी कॉन्टीन्यूस वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। सभी इंडस्ट्रीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड प्लस इकोनॉमिकली भी कई चैलेंजेस सामने आ गए थे। बट ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। During the post-recovery period, Japan recorded enormous growth in every aspect and कुछ ही सालों में जापान की इतनी growth हो गई थी that it became as powerful as US and it also became the second largest economy in the world until it was overtaken by China, but still Japan is the third largest economy of over 5 trillion US dollars. So अब इतना तो समझ में आ गया कि शोगुनेट पीरियड और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में जापान की ग्रोथ क्या थी, जापान ने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे। बट एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया एंड सिर्फ रिकवर नहीं उल्टा डबल पावर से सामने आया। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान एलाइड ऑक्यूपेशन में था एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अमेरिका कंट्रोल कर रहा था जापान को। तब के जापानीज एम्परर हिरोहितो को कुर्सी पे बैठे रहने दिया था बट वो सिर्फ नाम के एम्परर रह गए थे बिकॉज सारी पावर तो अब यूएस के हाथ में थी। इस टाइम पे यूएस का प्राइमरी फोकस था कि जापान कभी फ्यूचर में दोबारा कोई वॉर शुरू ना कर पाए एंड इसलिए यूएस ने जापान की मिलिट्री को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया एंड कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी किए गए। ओवरऑल तब तक यूएस का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि जापान वर्ल्ड वॉर टू से कभी रिकवर हो पाए। बट अमेरिका का जापान के प्रति ये बिहेवियर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। कुछ ही सालों में अमेरिका को ये रियलाइज हो गया दैट हाउ बैडली इट नीड्स जापान। एक्चुअली सेम टाइम पे यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी एंड उसी टाइम पे चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी भी काफ़ी वीक पड़ गई थी एंड चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी आने वाली थी। तो यूएस ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जापान में ये माइंडसेट पनप पाए कभी एंड इसीलिए पैसिफिक में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यूएस डिसाइडेड टू रिवाइव जापान एंड इट्स इकोनॉमी। बट अब जापान की सभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज तो वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय हो गई थी तो इसलिए पहले कुछ साल तो नई इंडस्ट्री सेटअप करने में चले जाते हैं। बट यूएस की कांस्टेंट सपोर्ट का ही नतीजा था कि जापान इतनी जल्दी रिकवर कर पाया। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ यूएस जापान में कई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाता है, कई इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाता है एंड साथ में जापान मेड गुड्स को यूएस में एंट्री दे देता है जो अगेन जापान की इकोनॉमी को पावरफुल बनाता है एंड $2 बिलियन से भी ज़्यादा यूएस जापान को देता है बिटवीन 1946 एंड 52। इसी पीरियड में शिगेरू योशिदा जापान के पीएम बनते हैं एंड इनके नेतृत्व में ही जापान की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। इनकी स्ट्रैटेजीज को योशिदा डॉक्ट्रिन नाम भी दिया गया। और दोस्तों इसी दौरान 1950 की कोरियन वॉर भी लड़ी जाती है जो अगेन जापान के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरियन वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशन जापान को एज अ बेस यूज़ करता है अपनी आर्मी के लिए एंड जापान को अगेन मौका मिल जाता है अपनी लोकल प्रोड्यूस्ड गुड्स उनको बेचने का एंड जो कि जापान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मतलब वो कहावत है ना, 2 बिल्लियों के झगड़े के अंदर बंदर का फ़ायदा हो गया। एनीवेज पॉइंट पे वापस आते हैं। अगले कुछ सालों में जापानीज गवर्नमेंट ऐसे रिफॉर्म्स लाती है जिससे वहाँ के लोगों की इनकम डबल करने का प्लान किया जाता है जिससे अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है एंड देखते ही देखते जापानीज गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट्स में बहुत इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। अब ये तो बात रही जापान की इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई, बट जापान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कैसे बना? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था जापान का हाई लिटरेसी रेट। जापान का एजुकेशन सिस्टम मॉडर्नाइज था एंड यही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आगे चलकर दुनिया को हिटाची, मित्सुबिशी और सोनी जैसे ब्रांड्स देता है। जापानीज इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा ग्रोथ 1980s में देखने को मिलती है। अब इस पूरी कहानी से इतना तो समझ में आता है कि जापान की ग्रोथ के पीछे जापान के लीडर्स का, यूएस की कांस्टेंट हेल्प का और जापान के हार्ड वर्किंग लोगों का हाथ था।
ऐसे ही जापान 2000s तक आते आते एक वर्ल्ड लीडर बन के सामने आता है। एक टाइम पे जो जापान कभी यूएस से मदद मांगता था, आज वही जापान यूएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे बात टेक्नोलॉजी की हो या इकोनॉमी की। जापान की स्टोरी से इंडिया को क्या सीखना चाहिए कमेंट्स में बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।